हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन आपको पढ़ा रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपने किसको कहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन? कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में आप जानते हैं कि ADP और इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट से ATP संश्लेषण के प्रक्रम को आप कहते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन। और वहां देखो अपन ने बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान दो प्रोसेसेस आपको अध्ययन कर लिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप समझ सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान तो ओनली एंड ओनली ATP का निर्माण हुआ। यस बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां तो जो इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह से केवल आपकी ATP बनी। यस, और फोटो सिस्टम से निकला इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया। यस बेटा, और नॉन साइक्लिक में आप जानते हैं कि जो जेड स्कीम हुई उसमें फाइनल बात करें तो जल से PS सेकंड पे और PS सेकंड से PS फर्स्ट पे, और PS फर्स्ट से आप जानते हैं कि NADP पे आपका जो गया जेड स्कीम, यानी अप हिल डाउन हिल फिर अप हिल फिर डाउन हिल, ऐसा प्रोसेसेस हुए। यस बेटा, फिर देखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सामने मैंने हाइपोथेसिस आपको बता चुका था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रसोप्रासरणी परिकल्पना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो किसने दी भाई? आप जानते हो पीटर मिशेल ने। यस बेटा, और केमी ऑस्मोसिस जो हाइपोथेसिस है बेटा वो आप किसको स्पष्ट करती है कि भाई श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण को और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण को आप जानते हैं कि 100% ये एक्सप्लेन करती है क्या? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और बेटा तुम जानते हो कि ये हाइपोथेसिस जो ATP संश्लेषण की है किससे लिंक्ड है, किससे जुड़ी हुई है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से जुड़ी हुई है। तो भाई कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनती है? तो देखिए बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर मैंने आपसे कहा था, चाहे वो तो कोई सा भी फॉस्फोराइलेशन हो, ATP संश्लेषण के लिए ये आपकी आवश्यकताएं होती है, वो आप पहले लिख चुके थे। रसोप्रासरण के लिए निम्न आवश्यकताएं होती है, एक मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन प्रवणता और ATP सिंथेज, जो आप समझ सकते हो कि F0 F1 है। बात को समझिए। अब मेरे बेटा सुन लो कि वहां मैंने आपको अलग अलग भी कर दिया था कि यदि आप मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है IMM इनर मेम्ब्रेन, और आप जानते हो कि इनर मेम्ब्रेन पे यही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में थे, तो यही ब्रेक किया था अपने NADH2 को, ऐसे NAD के अंदर ऑक्सीडेशन किया था। तो ऑक्सीडेशन किया था तो इलेक्ट्रॉन जो श्रृंखला के अंदर घूमे थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया था। तो उस दौरान आप जानते हो कि ये तो आपका इधर तो क्या था मैट्रिक्स, इधर तो क्या था मैट्रिक्स, और इधर आपका था PMS पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो आप समझ सकते हो कि इधर आपके प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे PMS में, बाहर की ओर PMS में ज्यादा हो गए थे, और मैट्रिक्स में क्या हो गए थे? कम हो गए थे। तो फिर आप जानते हो कि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आया था, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स अपन ने बताया था जो ATPase, तो फिर वहां से प्रोटॉन निकले थे तो ATP संश्लेषण हुआ था। यस, लेकिन देखो बेटा आप जानते हैं कि चीज यहां पर भी ये थी कि मेम्ब्रेन, और वहां मेम्ब्रेन में जब आप जानते हैं ETC हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, उस दौरान प्रोटॉन पंप ने प्रोटॉन को धकेल दिया PMS में, तो उधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मैट्रिक्स में कम हो गए, फिर प्रोटॉन प्रवणता बन गई है ना, और फिर आपका ATP सिंथेज से ATP संश्लेषण हो गया। लेकिन अभी आपने यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट में आपने बताया कि भाई जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, लेकिन देखो यहाँ क्या होता है कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है तो आप जानते हो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की ओर तो आपका क्या है? लुमेन अवकाशिका। यस, और थाइलेकोइड के बाहर की ओर स्ट्रोमा है आपका। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की इस साइड तो आपका लुमेन है, इस साइड आपका क्या है? लुमेन, और इस साइड आपका क्या है? स्ट्रोमा, है ना। तो यहां जब अपन ने क्लोरोप्लास्ट में बताया तो आपको पता होना चाहिए कि जब सनलाइट पिगमेंट सिस्टम लेकर वहां इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगी तो प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ पे होंगे? ज्यादा प्रोटॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? यहाँ लुमेन में। किस में इकट्ठे ज्यादा हो जाएंगे? लुमेन में ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? कम। बात को समझे। और फिर आप जानते हो कि वो ATP सिंथेज आएगा तो लुमेन से स्ट्रोमा में वापस जाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि देखिएगा कि इस रसोप्रासरण सिद्धांत, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका था। अब देखिएगा बेटा कि जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है, रसोप्रासरण सिद्धांत है, तो देखो कि यहां मैं आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में
जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बता रखा है, और वहां मैकेनिज्म टू डेवलप ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन प्रवणता बनने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, या उसकी क्रिया विधि क्या होती है, कैसे प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है, और कैसे एटीपी संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट से। तो बेटा आप जानते हो कि वो आपको पूरा इस केमियोस्मोटिक थ्योरी के द्वारा आपको जो डायग्राम देकर यहाँ समझा रखा है, और मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो जाती है, उसकी क्रिया विधि क्या है। तो देखो बेटा, आपको यहाँ पर अच्छे से ये आपको ले रखी है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये बेटा क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जैसे लिपिड की बाइलेयर है, मान लो ये लिपिड की बाइलेयर, तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को दर्शा रखा है। अब ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है और वहां पर आपको नॉन साइक्लिक को बता रखा है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। अब आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि देखो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे अगर अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ग्रेना थाइलेकोइड में होता है, ग्रेना लेमिली में। अब देखो यहाँ ग्रेना लेमिली में जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो आप जानते हो कि किस फेस की ओर स्थित होता है, लुमिनल फेस की ओर। आपको पता है पीएस सेकंड ओनली ग्रेना लेमिली में होता है और लुमिनल फेस की ओर होता है। अच्छा, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो दोनों फोटो सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट। पहले क्रम में पीएस सेकंड, फिर आपका पीएस फर्स्ट, ऐसी बात थी ना, क्लियर। अब आप जानते हो बेटा कि जब दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं तो देखो कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनती है और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के कारण क्या क्या हैं। तो देखो बेटा, इस दौरान पहले कारण कि जब इस फोटो सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अंततः एनएडीपी पे चला जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मांग उठती है। ये इलेक्ट्रॉन मांगता कहाँ से है, जल से। तो यहाँ पे आपका बनता है ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी जल का प्रकाशिक पठन होता है। तो यहाँ जल के अणु का जैसे ही प्रकाशिक पठन होता है तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ने समझा दिया 2H हाफ O2। ये अपन यहाँ 3 भी बता सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आप समझ रहे बेटा कि देखो यहाँ ऐसे है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। बात को समझ रहे बेटा। तो आप जानते हैं कि भी जल का प्रकाशिक पठन मैंने पूरा आपको संकुल समझा दिया, पूरी रिएक्शन समझा दी। तो जल से इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड को, और जब यहाँ से जब निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है तो यहाँ से इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। तो पहली बात, तो पहली लाइन तो बेटा मैंने आपको यही समझा दिया कि वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग है, जल के अणु का जो प्रकाशिक अपघटन है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में इनर साइड यानी अंदर की साइड की ओर होता है, लुमेन साइड की ओर, है ना। तो फिर उससे जो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटॉन कहाँ भेज दिए जाते हैं, लुमेन में संचिति बताए थे अपन ने, जब वो रिएक्शन बताई तब, तो लुमेन में भेज दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में चले जाते हैं। सही। अब बेटा जब ये नॉन साइक्लिक काम करता है तो आपके सामने है कि भाई देखो फोटो सिस्टम से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, गति करते हैं, तो इस फोटो सिस्टम से निकले 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम ग्राही कौन होता है, फियोफाइटिन, तो फियोफाइटिन के पास चले जाते हैं। जब ये फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो विभिन्न वाहकों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरते हैं, तो उस दौरान आप जानते हैं बेटा कि प्रोटॉन पंप के थ्रू अंदर की ओर भेज दिए जाते हैं लुमेन के अंदर। बात को समझे। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है, मैं आपको बताऊं बेटा। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि फोटो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका प्रथम ग्राही कौन है, फियोफाइटिन, और ये फियोफाइटिन कहाँ है, स्ट्रोमा फेस की ओर, ये स्ट्रोमा है। तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ऊपर की ओर स्ट्रोमा फेस की ओर है। अब ये फियोफाइटिन जो प्रथम ग्राही है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर को तो करता नहीं है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं करता है, जब ये किसको करता है, प्रोटॉन कैरियर को। तो यहाँ पर बेटा देखो आप जानते हो कि PQ एक H2 कैरियर है। जैसे सवसन के अंदर यूबीक्यूनोन आपका क्या था, H2 कैरियर था, यस वहां पर, है ना। तो यहाँ आपका PQ क्या है, सेम H2 कैरियर है ना, मोबाइल प्रोटॉन कैरियर है। सही। तो बेटा देखो कि ये फियोफाइटिन जो प्रथम ग्राही है ये अपने इलेक्ट्रॉन को, आप जानते बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर पर ट्रांसफर नहीं करके किस पे करता है, प्रोटॉन कैरियर पे, प्लास्टोक्यूनोन।
और ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को बेटा तब ले पाएगा जब स्ट्रोमा से क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। स्ट्रोमा से क्या लेगा, प्रोटॉन। तो ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेकर किस में हो गया, PqS2 में। तुम भी जानती हो कि PQ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, लेकिन जब स्ट्रोमा से इस पे प्रोटॉन आ जाएगा तो जानती हो PqS2 में। यस, अब प्रोटॉन फिर PqS2 से इलेक्ट्रॉन जैसे अगले कैरियर पे जाएगा तो वापस PQ। सही, तो बेटा जानते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉन PQ ले नहीं पाएगा तो स्ट्रोमा से क्या खींचेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन। प्रोटॉन लेते ही PqS2, PqS2 में हो गया। अब PqS2 अपने इलेक्ट्रॉन को अगले कैरियर साइटोक्रोम F पे स्थानांतरित करेगा तो प्रोटॉन को किधर छोड़ेगा, अंदर की ओर छोड़ देगा। कहाँ, लुमेन में। कहाँ पर छोड़ देगा, लुमेन में छोड़ देगा। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टोक्विनोन रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, कि प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है तो स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को हटाता है एक बार में, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन, और 4 बार आपका होगा तो 4 प्रोटॉन को रिमूव करता है। कर लिए बेटा। और आप जानते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इससे अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम F जो लुमेन की साइड हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो प्रोटॉन कहां चले जाते हैं, प्रोटॉन को पंप कर देता है कहाँ, लुमेन में। कहां कर देता है, लुमेन में। तो पहला कारण जल का प्रकाशिक गठन, दूसरा कारण PqS2, बात हो गई। फिर साइटोक्रोम F से PC प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन वो होता है जो एक ताम्र युक्त, कॉपर युक्त, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाहक है जो PS सेकंड और फर्स्ट को जोड़ता है, तो PC इलेक्ट्रॉन को PS फर्स्ट को दे देता है। यहां से जैसे आप जानते हो सनलाइट आती है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो प्रथम ग्रह FeS, और FeS से आप जानते हो फेरोडॉक्सिन होते हुए यहाँ जो स्ट्रोमा फेस है, स्ट्रोमा की ओर एक एंजाइम जुड़ा हुआ है NADP रिडक्टेज, तो ये इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते ही NADP और वो प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा से ही, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है, तो आप जानते हैं कि NADPS2 बन जाता है। अब कितने कारण हो गए देखो, जल का प्रकाशिक गठन हुआ, प्रोटॉन कहाँ स्थानांतरित हुए, लुमेन में। आप जानते हो कि H2 कैरियर PQ ने जब अपने इलेक्ट्रॉन को अगले कैरियर को दिए तो प्रोटॉन कहां छोड़ दिए, लुमेन में। अंततः इलेक्ट्रॉन जब NADP पे गया, यस, तो NADP का रिडक्शन हुआ तो उसने प्रोटॉन कहां से लिया, स्ट्रोमा से। तो ओवरऑल स्ट्रोमा में लगातार प्रोटॉन की क्या हो रही है, कमी, तो pH बढ़ रही है, और लुमेन में प्रोटॉन की क्या हो रही है, अधिकता, तो क्या डेवलप हो जाती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गई, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और फिर आप जानते हो ATPase आता है, F0 और F1, और फिर आप जानते हो वैसे तो प्रोटॉन मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, और जब आप जानते हो कि F0 और F1 से प्रोटॉन की मूवमेंट होती है तो आप जानते हो कि ये प्रोटॉन चैनल है, समाकलित प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन, तो इसके कन्फॉर्मेशनल, इसके समरूपण में परिवर्तन होता है, और ये कैटलिस्ट नेचर का है, उत्प्रेरक की प्रवृत्ति का है, तो ADP और IP ये दोनों जुड़ते हैं और क्या बनती है, ATP। हालांकि मैंने आपको जब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक बताया तब भी आपको 100% मेम्ब्रेन में ही बताए हैं, लेकिन ये आपका जो NCERT वाला कंसेप्ट है और वो जो 3 कारण NCERT में दे रखे हैं उनको अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो गारंटीड वो आपको क्लियर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये बात हुआ बेटा कि रसोपरासनी सिद्धांत से कैसे ATP बनती है। और फिर देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देता हूं कि भाई देखो इस प्रकार लुमेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, यस, और इससे आप जानते हैं कि लुमेन की जो pH है वो भी डिक्रीज हुई। बात को समझे, वो भी मैंने समझा दिया आपको। और फिर आप जानते हो बेटा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे हुए तो इस ग्रेडियंट, अब आवेश इधर उच्च है इधर निम्न है, लेकिन मेम्ब्रेन से नहीं जा सकता, तो फिर फैसिलिटी देता है F0 और F1, ये इसको आजकल अपन बोलते हैं CF0 या F1, CF1, यस। तो बेटा F0 प्रोटॉन चैनल है, वो फैसिलिटेट करता है, विसरण कराता है। बात को समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं बेटा कि ग्रेडियंट को वापस ब्रोक करता है तो प्रोटॉन किससे, मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रोमा, आप जानते हैं कि वापस जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन है F0, तो लुमेन से वापस स्ट्रोमा स्थानांतरित होते हैं। लुमेन से कहाँ, स्ट्रोमा में, लेकिन स्ट्रोमा में यहाँ काम में आते रहते हैं इसके जुड़ने के साथ, और वो लगातार प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि वो जैसे ही फिर लुमेन से स्ट्रोमा में आएंगे तो CF0 ये प्रोटॉन चैनल है और ये उत्प्रेरक की प्रवृत्ति का F1 कैटालिटिक नेचर का, और जब इसके समरूपण में कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे तो आप जानते हो कि ATP का संश्लेषण होगा।
अरे बोलो भाई। अब देखो बेटा कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो साइक्लिक आपका, उसमें तो ओनली एटीपी बने, 2 एटीपी, एक साइक्लिक में 2 एटीपी, और जो नॉन साइक्लिक हुआ उसके प्रोडक्ट आपके बनेंगे एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होगी। तो फाइनली अगर अपन ओवरऑल देखें तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको क्या बताने हैं, एटीपी, NADPH2, O2। लेकिन अब डार्क में कौन सी चीजें काम में आएगी, एटीपी और NADPH2। तो वो कहां पे काम में आएगी बेटा, डार्क रिएक्शन में। तो देखिएगा अब अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो बायोसिंथेटिक फेज है, डार्क फेज है, वो अपन पढ़ते हैं। तो खैर ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक एक लाइन और समझा दी कि कैसे प्रोटॉन प्रवणता बनती है, क्या कारण है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अंतर क्या है। भाई 3 तो चीज समान हो गई, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, और एटीपी एज, लेकिन वहां एक्युमुलेशन का साइट अलग अलग है, प्रोटॉन के जमाव का स्थल अलग अलग है। एक में बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और यहां अंदर की तरफ प्रोटॉन लुमेन में, और फिर अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। यस, वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां से वो प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं। यहां लाइट रिएक्शन से हो रहे हैं, लाइट से हो रहे हैं, सनलाइट से हो रहे हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो खैर इन चीजों को आपको बहुत तरीके से डिफरेंस निकाल के समझना बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, अच्छा क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिएगा अब ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, लाइट फेज कंप्लीट हो गया, क्योंकि लाइट फेज में आपने बताया था सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होते हैं आप जानते हो, फोटोलाइज वाटर हो गया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, आप समझ सकते हैं कि एटीपी NADPH2 का निर्माण हो गया। बात को समझे, इसमें दोनों ही हैं, NADPH2 भी बन रहा है, एटीपी भी बन रही है। बात को समझ रहे हैं। अब आपका होगा बायोसिंथेटिक फेज, डार्क फेज। तो नेक्स्ट देखिए अपन पढ़ते हैं बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो अब देखिए बेटा, बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज की बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट मैकेनिज्म थी उसमें मैंने आपको 2 फेज बताए थे, लाइट फेज और वैसे नाम लिया था डार्क फेज, लेकिन उसको अपन बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो बेटा देखो, मैंने वहां कहा था कि क्लोरोप्लास्ट में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आप जानते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन पाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो 2 आपकी मैकेनिज्म के जो 2 स्टेप्स हैं, आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट में एक तो आपका मेम्ब्रेनस सिस्टम है, झिल्लिका का तंत्र है। तो झिल्लिका तंत्र में आप जानते हैं बेटा कि पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम होते हैं, तो वहां आपका होता है लाइट रिएक्शन, यानी स्पेशली जो आप जानते हो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली। तो स्पेशली आपने जो फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी अध्ययन किया। बात को समझ रहे हैं। और उसके बाद में जो फ्लूइड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, जो तरल भाग है, वहां पर आपका होगा डार्क रिएक्शन, यानी आपका बायोसिंथेटिक फेज। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि बायोसिंथेटिक फेज, डार्क फेज। तो फिर स्पेशली सबसे पहले तो देखो बेटा, मैं ये कहूंगा कि इसका स्थल, साइट क्या है। तो साइट, स्थल, आप क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। यानी आप समझ सकते हो कि फ्लूइड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फ्लूइड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यस बेटा, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो तरल भाग है अधात्री है, यही कहेंगे, जो आप समझ चुके हैं, पहले भी कई बार बात हो चुकी है। यस, अब ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि लाइट रिएक्शन के दौरान आप जानते हैं कि एटीपी, NADPH2 और O2 ये बनते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो O2 है वो तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में विस्तृत हो जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में विस्तृत हो जाता है। लेकिन जो एटीपी और NADPH2 है वो प्रयुक्त होते हैं, है ना, भोजन निर्माण करने वाले भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया में, ज्यादा उचित कहें तो शर्करा संश्लेषण में। बात को समझ रहे हैं। तो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं कहूंगा, यस, कि देखो बेटा कि अपन यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद, है ना बेटा, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी और NADPH2 का उपयोग भोजन संश्लेषण, भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को
संपन्न करवाने में किया जाता है। अर्थात ज्यादा उचित कहें तो अपन कार्बोहाइड्रेट या शर्करा संश्लेषण में होता है। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा संश्लेषण में होता है। तो आप जानते हैं संश्लेषण हो रहा है, और वो भी आप जानते हैं कि यौगिक का, रासायनिक यौगिक का। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण का बायोसिंथेटिक, जैव संश्लेषणात्मक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। बायोसिंथेटिक फेज या बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। यस मेरे बेटा, यानी आप इसको आपने क्या कह दिया, मतलब बायोसिंथेटिक फेज। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं आप। अब देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में आपको समझा दूं कि आपने इसको कहा बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस बेटा, अब देखो बेटा कि यह प्रक्रम आप जानते हैं बेटा, दिस प्रोसेस है ना, यह प्रक्रम सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होता है। समझ रहे हो भाई, ये सनलाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। इसलिए एक बार आपके दिमाग में आता है कि आप जानते हैं कि यह प्रक्रम सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होता है ना। तो अपन ब्रैकेट में लिख देंगे, अतः इसे तब आप क्या कह देते हो, डार्क फेज कहते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको कहूं, लेकिन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्या कहा कि भाई देखो ये प्रक्रम मतलब नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। मतलब ये सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, इसलिए आप इसको एक डार्क फेज कह देते हो, है ना। लेकिन देखो अपन सिद्ध करेंगे कि इसको डार्क फेज कहना मिथ्या ही है, जो एनसीईआरटी ने कह रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। कैसे, देखो बेटा, लेकिन आप समझ सकते हो बेटा, लेकिन यह लाइट रिएक्शन, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अर्थात एटीपी तथा NADPH2 पर निर्भर होता है ना। और इसके अतिरिक्त CO2 तथा H2O भी आवश्यक होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि लेकिन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अर्थात एटीपी और NADPH2 पर निर्भर करता है। यस, तो बेटा देखो कि ये डायरेक्ट तो सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन आप जानते हैं बेटा कि इनडायरेक्ट डिपेंड है, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो लाइट के प्रोडक्ट बनेंगे तभी तो आपकी ये बायोसिंथेटिक फेज होगा, जैव संश्लेषण फेज होगा। तो इसको डार्क है ना, तो मिथ्या ही है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है एटीपी NADPH2 वो मिल जाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है ना। ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि भाई लाइट रिएक्शन हो जाएगी, उसका अंधेरा होगा, रात को होगी डार्क रिएक्शन, ये गलत है। इसको डार्क कहना मिथ्या है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएंगे तो चाहे दिन में ही बन जाओ, आपकी डार्क फेज बायोसिंथेटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बने तो ये नहीं होगा। तो ध्यान देना, जैसे आप कहते हो ना कि डार्क फेज कहना मिथ्या कैसे है, अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए सनलाइट नहीं है तब तो ये डार्क फेज निरंतर रहेगा, कारण कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने हैं वो यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली कई टाइम तक या कई दिन तक मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं रहा तो फिर डार्क फेज यानी बायोसिंथेटिक फेज नहीं चलेगा, क्योंकि बायोसिंथेटिक फेज को संपन्न कराने के लिए, भोजन के निर्माण के लिए, स्पेशली शर्करा के संश्लेषण के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। लाइट रिएक्शन के क्या चाहिए? प्रोडक्ट।
तो लंबे समय तक अगर आपने अंधकार रखा, प्रकाश नहीं रखा, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर ये डार्क होता, यानी ये अंधेरे में चलने वाला होता, तो फिर निरंतर रहता, लेकिन नहीं चलेगा। इसलिए आप जानते हो कि इसको डार्क फेज कहना मिथ्या ही है, लेकिन वो पहले इसका नाम पड़ गया, पूर्व वैज्ञानिकों ने इसलिए दे दिया कि भाई ये लाइट रिएक्शन पे या सूर्य के प्रकाश पे प्रत्यक्ष निर्भर नहीं है बस, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो इसे डार्क फेज, इसे डार्क फेज कहना एक मिथ्या ही है। यस बेटा, इसका कारण पहले आपका इंसाइट देकर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। यस बेटा, जो माइंस मतलब माइंस मोर आपकी बात, ये आपकी हो गई। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि देखो बेटा कि जो विभिन्न सजीव हैं, मैं आपको बहुत बता दूं कि भाई ये तो आपको पता ही है कि जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, ये आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रोमा में होगा, जो तरल पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, है ना बेटा। और आप जानते हैं कि इसे ब्लेकमैन रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण का बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। वो तो पहले भी मैंने बता दिया, बात को समझे। अब बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि सीधी सी बात इसमें क्या होता है कि भाई लाइट रिएक्शन के दौरान आप जानते हैं कि कैसे भी करके आप जानते हैं कि कुछ ऐसे चीजें बने कि जिसमें NADP का रिडक्शन होकर NADPH2 बन जाए, और फिर जब बायोसिंथेटिक फेज हो तो वो NADPH2 हाइड्रोजन दे दे, है ना, और CO2 का रिडक्शन हो जाए। मेनली इसमें क्या होता है, CO2 का रिडक्शन, यानी CO2 का अपचयन, तभी तो आपकी शर्करा बनेगी। बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा आपका बात हो जाए, यानी आप जानते हो कि इसमें एक तरह से CO2 का रिडक्शन है। यस बेटा, लेकिन देखो ये जो डार्क फेज है, ये आप जानते हो कि अलग अलग पाथ से संचालित होता है। इसके कई पाथ आपके होते हैं, यानी जो CO2 के अपचयन के कई पाथ आपके सामने हैं। यस बेटा, लेकिन आप जानते हो कि इसके अंदर अपन इसको दो चीज में बांटते हैं, है ना, एक अपन मैन पाथ और एक अपन, है ना, जो अल्टरनेट पाथ। यस बेटा, कि विभिन्न जीवधारियों के अंदर ये अलग अलग मतलब प्रक्रमों के द्वारा ये संपन्न होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं कि ये जो आपका डार्क फेज है या है भाई, बात ये भी है कि डार्क फेज कहा क्यों, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, और डार्क फेज का ना मिथ्या भी है कि डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है तो सही, लाइट के प्रोडक्ट होंगे तब चलेगा। तो देखो बेटा कि इस डार्क फेज के आपके सामने जो पाथ हैं, है ना, तो एक आपको मैं बता देता हूं मैन पाथ कह दूं, चाहे इसको यूनिवर्सल कह दूंगा, अभी देखना। तो ये मैन पाथ में आपका आता है C3 पाथ। क्या आता है बताओ, C3 पाथ। और इस C3 पाथ को बाद में एक बात कहूंगा मैं, केल्विन साइकिल, ये सब सिद्ध कर देंगे आगे। तो मैन पाथ, मुख्य पथ, C3 पाथ, केल्विन पाथ। और देखो यहां मैं आपके सामने बता देता हूं कि अल्टरनेट पाथ, एकांतरित पाथ, अल्टरनेट पाथ। तो बेटा देखिएगा कि जो अल्टरनेट पाथ है, तो अल्टरनेट पाथ में आपके दो पाथ आपके सामने आते हैं। एक आपका आता है, या अल्टरनेट पाथ में आपके सामने निकाल दूं ऐसे, देखो कि भाई दो पाथ आपके सामने आते हैं। एक आपका आता है C4 पाथ, और एक आपके सामने आता है कैम पाथ। ये बता दूंगा मैं, कैम पाथ यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अगर सुना होगा, कोई बात नहीं, पूरी बात मैं आगे बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यस बेटा, तो देखो ये आपके हैं अल्टरनेट पाथ, तो कैम पाथ, और ये आपका हो गया C4 पाथ। यस बेटा, और ये आपका मैन पाथ C3 पाथ, केल्विन साइकिल। यस बेटा, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने यहां बताता हूं। यस बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, देखो कि जो C3 पाथ है, C3 पाथ में तो ओनली क्या चलता है, केल्विन साइकिल है। उस केल्विन साइकिल को अपन क्या बोलेंगे, C3 साइकिल भी कहेंगे, C3 साइकिल। तो इसमें तो C3 पाथ में तो ओनली केल्विन साइकिल चलता है, C3 साइकिल चलता है, और ये C3 पाथों में पाया जाता है। किन पाथों में पाया जाता है बताएंगे आगे, C3 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में। अच्छा सुनो,
फिर आपका जो अल्टरनेट पाथ है, यानी जो आपका C4 और कैम पाथ है ना, तो जबकि आप जानते हो बेटा कि C4 पाथ और कैम पाथ में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा कि C3 साइकिल तो होगा ही होगा, C3 साइकिल तो होगा ही होगा, यानी C4 पाथवे और कैम पाथवे कंसिस्ट ऑफ बोथ C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट करने की है, देखो फिर बोल रहा हूं मैं बार बार, ध्यान सुनना। मैन पाथ, C3 पाथ, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। आप जानते हैं बेटा कि ध्यान दीजिएगा कि जहां केल्विन साइकिल होता है यानी C3 पाथ होता है, वहां केवल केल्विन साइकिल संपन्न होगा, यानी C3 प्लांट में केवल क्या पाया जाएगा, केल्विन साइकिल, है ना, कंप्लीट प्रोसेस के लिए। यस बेटा, तो C3 पाथवे, जो C3 पाथ है कंसिस्ट ऑफ ओनली C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, यानी जो ये C3 पाथ है ये तो ओनली क्या रखेगा, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, और किन में पाया जाएगा, C3 प्लांट में। लेकिन जो C4 पाथ और कैम पाथ है तो ये दोनों से बने होंगे, यानी C3 साइकिल तो होगा ही होगा और साथ में C4 भी, क्या बेटा, C4 भी। इसका मतलब एक चीज समझ में आई, चाहे दिमाग लगा लेना, कोई सा ही पाथ हो, है ना, आप जानते हैं कि C3 केल्विन साइकिल तो होगा ही होगा, यानी सभी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी, सभी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में शर्करा का निर्माण, शर्करा का संश्लेषण केल्विन साइकिल के द्वारा ही होगा, C3 साइकिल के द्वारा ही होगा। बात को समझे। अब दिमाग लगाना कि लाइन को नोट करना, ऐसे पादप जिनमें शर्करा का संश्लेषण केवल और केवल C3 पाथ ही हो, C3 पाथ यानी केल्विन साइकिल के द्वारा संपन्न हो, C3 साइकिल के द्वारा संपन्न हो, तो वो पादप C3 प्लांट्स होंगे। और ऐसे पादप जिनके अंदर C3 साइकिल तो पाया ही पाया जाए, साथ में कुछ अन्य विक्रियाएं भी हो, अल्टरनेट मतलब कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी चले, जैसे C4 प्लांट में क्या होगा, पहले जो पहला कार्बोक्सिलेशन होगा तो 4 कार्बन का यौगिक बनेगा, लेकिन उनमें भी घूम फिर के शर्करा का निर्माण C3 से ही होगा। इसलिए आप दिमाग लगा लेना, ऐसा नहीं है कि भाई C4 प्लांट है, अदर कोई पाथ आ गया तो वहां केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। C3 साइकिल हर प्लांट में, पृथ्वी के हर पादप में चलेगा, क्योंकि शर्करा का संश्लेषण किसके द्वारा होगा बेटा, C3 पथ के द्वारा ही होगा, यानी C3 प्लांट में। बात को समझ रहे हैं। तो देखिएगा, हाँ तो देखिएगा बेटा, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, इसके बारे में बात करते हैं। तो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल जो सबसे मेन पाथ है ना, सभी प्रकाश, बार बार बात कर रहा हूं कि सभी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में ये संपन्न होगा ही होगा। बाकी इसके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं होती है तो C4 या कैम है, और केवल यही संपन्न होता है तो C3 प्लांट है, और ये तो यूनिवर्सल है। यस बेटा, शर्करा निर्माण केवल इसी से होगा, समझे। तो C3 पाथ या केल्विन साइकिल, है ना बेटा। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने कहता हूं, है ना, कि देखो आप जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो केल्विन ने, है ना बेटा, किसने की थी, केल्विन ने। वैसे मेल्विन केल्विन ने, तो ध्यान दो बेटा कि मैं कहता हूं कि इसकी खोज सर्वप्रथम, है ना बेटा, इसकी खोज सर्वप्रथम केल्विन ने फोटोसिंथेटिक एल्गी, प्रकाश संश्लेषी शैवाल, है ना, जो आप जानते हैं कि ग्रीन एल्गी थे, क्लोरेला, समझे, ग्रीन एल्गी थे क्लोरेला व सेनेडेस्मस। तो इसकी खोज सर्वप्रथम केल्विन ने फोटोसिंथेटिक एल्गी, ग्रीन एल्गी, क्लोरेला व सेनेडेस्मस पर परीक्षण करके की थी। यस बेटा। और आप जानते हो केल्विन ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप कहते हैं बेटा कि केल्विन ने कार्बन 14, जो आप जानते हैं कि क्योंकि CO2 का फिक्सेशन होना था, तो केल्विन ने 14 CO2, है ना, रेडियो आइसोटोप, रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला था
यह निष्कर्ष निकाला था कि CO2 स्थिरीकरण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद थ्री फोस्फो ग्लिसरेट या 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी बेटा 3-फोस्फोग्लिसरेट है ना, जिसको अपन कहें शॉर्ट में 3PGA था, 3PGA था। यस बेटा, है ना। तो इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक या रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करके, है ना, आप जानते हैं बेटा कि देखो सहायता से निष्कर्ष निकला कि CO2 स्थिरीकरण के दौरान बनने वाला जो प्रथम उत्पाद है वो आप जानते हैं कि 3-फोस्फोग्लिसरेट है, यानी 3PGA था, 3PGA। और इन्होंने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यस बेटा, कि इन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी, है ना बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किया था, तकनीकी का प्रयोग किया था। यस बेटा। अब आप जानते हैं, है ना भाई, आप जानते हैं बेटा कि प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनाओ 3-फोस्फोग्लिसरेट 3PGA जो 3 कार्बन युक्त था, तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। यस बेटा, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला है। तीन कार्बन वाला है, 3 कार्बन युक्त है। यस बेटा, इसलिए अपन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई देखो केल्विन साइकिल C3 साइकिल भी कहते हैं कि बनने वाला प्रथम जो स्थायी उत्पाद है फोस्फोग्लिसरेट 3PGA वो 3 कार्बन युक्त होता है। यस बेटा। और आप जानते हैं कि इसके दौरान जो आप जानते हैं कई रिएक्शंस हुई, तो उनको आप जानते हैं कि एक चक्र के रूप में लिखा, तो फिर उसको अपन क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं भी, केल्विन साइकिल। तो आप जानते हैं इस दौरान विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को केल्विन ने एक साइकिल के रूप में व्यवस्थित किया। अतः इसे पूरा आप कह देते हैं कि केल्विन साइकिल कहते हैं। समझे ना। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने होगी, समझ रहे हो। और ध्यान दीजिएगा बेटा कि एक चक्र के रूप में कहा तो आपने केल्विन साइकिल कह दिया। जानते हो इस केल्विन साइकिल के दौरान इसको अपन और क्या क्या कह देते हैं, इसको अपन बेटा फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। और आप जानते हैं इसको रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथ भी कहते हैं। यस बेटा, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथ यानी RDP भी कहते हैं। और एक तरह से बेटा ये आप जानते हैं कि स्वांगीकारी अवस्था है, एसिमिलेटरी फेज है। एक तरह से बेटा ये क्या है, आप कहोगे इसे कि कार्बन का एसिमिलेशन फेज भी कहते हैं। यस बेटा, तो आप क्या कहोगे कि इसे कार्बन का एसिमिलेशन फेज भी कहते हैं। कार्बन का एसिमिलेशन फेज मतलब स्वांगीकरणी अवस्था फेज भी कहते हैं। समझे बेटा, बहुत अच्छी बात समझे। अब आप ध्यान देना, देखो अगली बातें मैं आपके सामने करता हूं इस साइकिल की।
तो मैं आगे अपन पूरे पे हेडिंग डाल देते हैं। यस बेटा, कि भाई C3 साइकिल में और क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने कर लेता हूं। समझे? और आप बार बार उस लाइन को याद रखना कि कोई सा भी पाथ, कोई भी प्रकाश संश्लेषित सजीव किसी भी पाथ को प्रयुक्त करे, उसमें C3 तो साथ में होगा ही होगा। हाँ, ओनली C3 होगा तो फिर आपके C3 प्लांट्स हैं, और उसके अलावा अन्य प्रक्रियाएं होगी तो वो क्यों होगी, कैसे होगी, सारी बातें अपन आपको बताएंगे। यस बेटा, तो ध्यान दो कि आप पढ़ रहे हैं जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। यस बेटा, इसी को कंटिन्यू कर रहे थे ना अपन। अब देखो बेटा कि देखो इसके इस C3 साइकिल में क्या होता है ना, कि इस चक्र में, इस साइकिल में CO2 का प्राथमिक ग्राही 5 कार्बन युक्त RuBp होता है। यस बेटा, तो आप जानते हो कि CO2 का जो प्राथमिक ग्राही होता है 5 कार्बन युक्त RuBp होता है ना। यहां देखो मैं आपको बता देता हूं कि RuBp का पूरा नाम क्या है। ये एक आप जानते हो कि 5 कार्बन शर्करा है, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट, ये RuBp का पूरा नाम है ना भाई। देखो C3 साइकिल के दौरान जो CO2 का प्राथमिक ग्राही है वो आप जानते हो कि RuBp है। तो RuBp क्या है, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट। यस बेटा, बोलो बोलो, है ना। और आप समझ सकते हैं कि इसे कार्बन की स्वांगीकरणीय अवस्था पर लिख दिया, और आप जानते हैं इसे आप ब्लेकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिखता हूं मैं बेटा कि देखो C3 साइकिल का मुख्य एंजाइम आप जानते हो, बताओ कौन सा होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम। अच्छा, तुम इस रुबिस्को एंजाइम का भी पूरा नाम लिख लो कि फुल फॉर्म बहुत बार आ जाती है। तो देखिएगा कि रुबिस्को का फुल नेम क्या होता है। RuBp तो इसमें होगा ही होगा, तो आप क्या कहोगे, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट, और साथ में कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझे? अब समझना कि C3 साइकिल में CO2 का प्राथमिक ग्राही 5 कार्बन वाला RuBp होता है, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट। C3 साइकिल का मुख्य एंजाइम रुबिस्को एंजाइम होता है, जो आप जानते हैं ना क्लोरोप्लास्ट में बहुतायत से, और प्रकृति में भी सबसे ज्यादा भी बताऊंगा आपको मैं, यानी रुबिस्को एंजाइम है ना, राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बोलो बोलो बेटा, यस, ये तो आपकी बात होती है ना, इसका फुल नेम राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और आप जानते हो इसका जो फॉर्मर नेम होता है, तो उसको अपन, इसका फॉर्मर नेम क्या होता है, इसको अपन L8S8 प्रोटीन भी कहते हैं, इसे नाम दिया है L8S8 प्रोटीन खोज के आधार पर, या कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। आप जानते हैं बेटा कि इसका फॉर्मर नेम आपका है कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हो गई भाई। यस, अब ध्यान दीजिए बेटा कि ये माना जाता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, तो ये पृथ्वी पर सबसे बहुतायत एंजाइम है, मोस्ट एबुडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर ये कंसिडर किया जाता है कि सबसे ज्यादा बहुतायत रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को, तो मोस्ट एबुडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। यस बेटा, अब आप जानते हो कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना, वो एक बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है, बाई सबस्ट्रेट
बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है बेटा। बात को समझे, बाई सबस्ट्रेट एंजाइम क्या है, क्यों बोला आपने इसको, क्योंकि इसकी दोहरी प्रकृति, ये दोकला है ना बेटा। ये आप जानते हो कि ड्यू टू किस कारण से, डुअल नेचर, डुअल नेचर, यस बेटा, डुअल नेचर यानी इसकी दोहरी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति, क्लियर। तो रुबिस्को की दोहरी प्रकृति कैसे है बेटा, कि देखो ये समर्थ होता है ना, यानी आप जानते हैं कि CO2 और O2 दोनों को ही अपने साथ मतलब बांधने में आप जानते हैं कि ये कैपेबल होता है ना, यस बेटा। इसलिए आप जानते हैं कि इसको अपने क्या बोल दिया, बाई सबस्ट्रेट एंजाइम, यस। लेकिन एक टाइम पे तो एक को ही जोड़ेगा, एक टाइम पर तो एक को ही जोड़ेगा, लेकिन हाँ दोनों से जुड़ने में समर्थ होता है, यस बेटा। तो आप जानते हैं कि यह अपने साथ CO2 तथा O2 दोनों को जोड़ने में समर्थ होता है। तो बेटा देखो दोनों को जोड़ने में समर्थ होता है, कैपेबल तो दोनों को ही है ना बेटा। लेकिन आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहूंगा मैं, है ना, कि रुबिस्को एंजाइम में एक समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको कहूंगा बेटा, अपने एक समय पर या तो कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी एक समय पर या तो कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पाई जाती है। भाई देखो बेटा ध्यान दो, इसमें ये कैपेबल तो अपने साथ दोनों को बाइंड करने के लिए होता है ना, मतलब CO2 और O2 दोनों को अपने साथ बाइंड करने में कैपेबल है। लेकिन आप जानते हो एक्टिव साइट तो इसमें दोनों के लिए है, लेकिन आप जानते हो कि रुबिस्को एंजाइम एक समय पर या तो कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। यानी वो तो वही बात है कि जब तक CO2 ज्यादा रहेगी तो CO2 को जोड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश O2 वहां पर ज्यादा हो गई तो फिर आप जानते हो O2 जुड़ जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं मैं, अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं कि रुबिस्को के आसपास CO2 और O2 बराबर है, तो पहले कौन जुड़ेगी, CO2, क्योंकि CO2 के प्रति अधिक बंधुता है, यस बेटा। तो आप जानते हैं कि ये यद्यपि, है ना बेटा, आप ऐसे कह दोगे यद्यपि रुबिस्को की CO2 के प्रति अधिक बंधुता है, मोर एफिनिटी है, यस बेटा। हाँ बराबर मात्रा में होंगे ना, तब तो आप जानते हैं कि CO2 ही अटैच होगा, कार्बोक्सिलेज प्रकृति होगी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर O2 बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर जानते हैं कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है ना। आप जानते हैं कि रुबिस्को के साथ CO2 या O2 की कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, यस बेटा। आप समझ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। तो भाई देखो कि एक समय पर एक ही एक्टिविटी दर्शाएगा। अब कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है तो CO2 अगर ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज नेचुरली होगी, वो तो CO2 और O2 बराबर है तो भी कार्बोक्सिलेज नेचुरली होगी, क्योंकि CO2 के प्रति अधिक बंधुता है। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर पे उन सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर O2 की सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई तो फिर रुबिस्को के साथ कौन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा। तब तो आप जानते हो फिर प्रकाश अवशन होगा, फिर C3 साइकिल नहीं होगा। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, इस साल नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। बात को समझ रहे हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने अपन करेंगे, यस बेटा। तो देखिएगा कि भाई कॉम्पिटिटिव विथ एक्टिव साइट, यानी जो बाइंडिंग होती है ना CO2 O2 की, वो एक्टिव साइट के साथ क्या कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धात्मक है ना, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा।
कि जो ये रुबिस्को है, ये आप समझ सकते हो कि एक स्लो एंजाइम है, इसलिए प्रकृति में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि रुबिस्को एक स्लो एंजाइम है, स्लो एंजाइम है, इसलिए प्रकृति में इसकी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यस बेटा। नेक्स्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहेंगे बेटा, है ना, कि भाई इसके संश्लेषण की जो आनुवांशिक सूचना है ना, रुबिस्को के संश्लेषण की, तो इसके संश्लेषण की आनुवांशिक सूचना, भाई एंजाइम है तो तुम्हें अगर थोड़ा सा याद होगा तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, और सभी एंजाइम प्रोटीन ही तो हैं। तो भाई डीएनए एमआरएनए जानते हो ना, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। तो देखो इसके संश्लेषण की आनुवांशिक सूचना आंशिक रूप से केंद्रक के डीएनए तथा आंशिक रूप से क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के पास होती है। यस बेटा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी होगी। यस, और आप जानते हैं कि भाई रुबिस्को का सक्रियण लाइट रिएक्शन के दौरान पैदा होने वाली एटीपी के द्वारा भी होता है। इसके सक्रियण में मैग्नीशियम आयन भी आवश्यक है। कौन आवश्यक है बताओ? मैग्नीशियम आयन को फैक्टर के लिए। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी वर्किंग पीएच इसकी क्या है भाई, 7 से 8 है। तो देखो इसकी वर्किंग पीएच किस पीएच पे कार्य करेगा? तो वर्किंग पीएच वैसे ही आप जानते हैं कि हाई पीएच होती है स्ट्रोमा की, तो 7 से 8 पे। और आप जानते हैं इसके सक्रियण के लिए मैग्नीशियम आयन आवश्यक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सक्रियण के लिए क्या आवश्यक है बेटा? मैग्नीशियम आयन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि देखो और अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि देखो बेटा कि भाई अगर मान लो जैसे रुबिस्को है, तो रुबिस्को एंजाइम है। अब मैं यहां आपको यही समझा देता हूं कि हां, अगर रुबिस्को ने कौन सी एक्टिविटी शो की? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अगर ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दर्शाएगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी क्रियाशीलता दर्शाएगा, कौन सी एक्टिविटी दर्शाएगा बताना मुझे? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। तो आप जानते हो C3 साइकिल, यानी RUBP के साथ CO2 जुड़ गई, रुबिस्को पर CO2 जुड़ गई, तो आप जानते हो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी। तो C3 साइकिल या क्या संपन्न होगा? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, बात को समझे। और आप समझ सकते हो कि अगर केल्विन साइकिल हुआ तो ये केल्विन साइकिल कब होता? मैं आपको बता दूं कि जब भाई CO2 जनरली तो O2 से क्या ज्यादा ही है, लेकिन अगर बराबर भी हुई तो वही होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका जो रुबिस्को है, तो इस रुबिस्को के साथ जो 5 कार्बन वाला है रुबिस्को, इसके साथ कौन अटैच होगी? CO2। तो आप जानते हो 5 का यार 1 कार्बन, ये 6 कार्बन, तो 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 कार्बन के क्या बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल एक केल्विन साइकिल में, है ना। 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, 3PGA, है ना। और आप जानते हैं अगर मान लो कि इस रुबिस्को ने कौन सी एक्टिविटी दर्शाई? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। यस बेटा, तो अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दर्शाएगा, इसका मतलब कब दर्शाएगा? ये जब O2 बहुत ज्यादा होगी, किससे? CO2 के कंपैरिजन में। तो ये O2 ज्यादा होगी तभी दर्शाएगा ना, कौन सी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दर्शाएगा ना, तो आप जानते हो फोटो रेस्पिरेशन होगा, प्रकाश श्वसन। तो C3 पादपों में केवल केल्विन साइकिल चलता है ना, तो ज्यादातर
CO2 की सांद्रता तो केल्विन ही चलेगा, लेकिन अगर मान लो उच्च ताप प्रकाश और O2 ज्यादा होगी तो फिर उनमें खतरा रहता है फोटो रेस्पिरेशन का, प्रकाश शोषण का। तभी तो फिर वो जो अन्य पाथ आए थे ना अल्टरनेट, वो तभी आए थे इस प्रकाश शोषण से बचने के लिए। C4 पाथ या कैम पाथ, उनका उद्देश्य यही है। खैर वो आगे समझाएंगे। तो ये फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश शोषण होता है। इस साल नीट में क्वेश्चन आया कि देखो जनरली जब रूबिस्को से एक CO2 जुड़ता है तो 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। भी केल्विन साइकिल की स्टेप अपन बताएंगे आपके सामने। अच्छा, अगर मान लो इस रूबिस्को से आप जानते हैं कि भाई अगर O2 अटैच हो गया, O2 हो गया, तो आप जानते हो पहला स्थायी उत्पाद क्या बनेगा, है ना, 2 कार्बन वाला फोस्फोग्लाइकोलेट। तो यहां आप जानते हैं कि फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, पहला उत्पाद 2 कार्बन का, यस। और फिर एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा 3 PGA। तो इस प्रकार क्वेश्चन आया इस साल अब की बार कि जब प्रकाश शोषण होता है तो क्या होता है। तो भाई 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, नहीं। एक 2 PGA, एक 4 PGA बनता है, नहीं। केवल 3 PGA का एक मॉलिक्यूल बनता था। बिल्कुल सही था, क्योंकि एक तो 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट बन गया और एक आपका 3 PGA का एक मॉलिक्यूल बनता है। खैर ये बात मैं आगे समझाऊंगा आपको। यस बेटा, बोलो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी सारी बात हो गई, यहां तक समझ रहे हो। अब देखिएगा बेटा, अपन केल्विन साइकिल के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो केल्विन साइकिल के स्टेप में 3 स्टेप आपके आएंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, है ना। यानी 3 चरण आपके होते हैं केल्विन साइकिल में। यानी क्या क्या होते हैं बताओ, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं। यानी जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, C3 साइकिल होता है, तो C3 साइकिल को पूरा करते हैं अपन। तो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा कि केल्विन साइकिल के दौरान 3 चरण आपके होंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यस बेटा। और आप जानते हैं कि याद रखना, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनर्जनन। ध्यान समझना, कार्बोक्सिलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो मोस्ट क्यूरिशियल, सबसे निर्णायक पद है, क्योंकि इसी में आपका क्लियर होगा कि भाई केल्विन साइकिल होगा या प्रकाश शोषण। कैसे कि जानते हो रूबिस्को की डुअल नेचर होती है कि वो CO2 को भी जुड़ सकती है और O2 भी। वो आप जानते हो कि प्रतिस्पर्धात्मक बंधुता होगी, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी। तो मान लो कि अगर CO2 ज्यादातर आप चांस है कि अगर O2 CO2 बराबर भी हुई तो CO2 जुड़ती है। अगर CO2 जुड़ गई तब तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, केल्विन साइकिल होगा। लेकिन अगर CO2 नहीं जुड़ी, मान लो कि O2 जुड़ गई, ऑक्सीजनेज प्रकृति उसकी है, तो फिर आप जानते हो प्रकाश शोषण हो जाएगा, है ना। और वो एक मतलब निरर्थक प्रक्रिया है, बताएंगे आगे जाकर। यस बेटा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखो, इसको मैं क्लियर करता हूं आपके सामने। जो C3 साइकिल है, इसके सारे स्टेप्स को आप अच्छे से जानते हो बेटा कि सबसे पहले देखो, CO2 का जो प्राथमिक ग्राही है 5 कार्बन वाला, वो आपका होता है RUBP। RUBP मैंने आपको अच्छे से बता दिया, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। ये कितने कार्बन युक्त होता है, 5 कार्बन युक्त होता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई ये एटमॉस्फेयर से, तो वो आप जानते हो आई जाएगी, यानी CO2 और H2O। तो ये अपने साथ जोड़ेगा CO2 को, ये आई जाती है एटमॉस्फेयर से प्रकाश संश्लेषण में। बोलो। तो आप समझ रहे बेटा, यहाँ CO2 को जोड़ेगा, तो 5 कार्बन का ये और एक CO2। तो तुम जानते हो इस प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं बेटा कि पूरी बात बताऊं मैं आपको, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। भाई 3rd कार्बन तो फॉस्फेट इसलिए बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी यहां पर बनेंगे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, सही। और बेटा ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा बताना, रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को। तो उसके साथ आप जानते हो कि CO2 बाइंड हुई है, तो रूबिस्को। तो ये स्टेप क्या हो गया, ये स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण हो गया भाई। और ये प्रथम स्थायी उत्पाद, आप कह दोगे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो इसलिए आप इसको क्या बोल दिया, C3 साइकिल। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। पहले स्टेप कार्बोक्सिलेशन, ना तो इसमें ATP खर्च हुई ना कुछ भी, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन का मेन तो है कि रूबिस्को के साथ बस CO2 बाइंड हो जाए, तो ये कार्बोक्सिलेशन हो गया। और 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल, एक CO2 का फिक्सेशन हो रहा है।
सही। अब बेटा देखो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? रिडक्शन। तो देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है रिडक्शन। इसमें देखो पहले क्या होगा, पहले आप जानते हो बेटा कि जो 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो यहां पहले जानते हो 2 ATP खर्च होगी, 2 ATP खर्च होगी, 2 ATP, तो ये किसमें चेंज होगी? 2 ADP प्लस आप जानते हो कि 2 इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट। ये हो गया भाई, सही। तो तुम्हें पता है ना वहां जैसे 1,3-BiPG से 3PGA बना था, तो ATP खर्च हुई है, तो अब क्या बनेगा? 3PGA से 1,3-BiPGA। अब 3PGA के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो आप जानते हैं कि 1,3-BiPGA के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यस, और वो यहां बन जाएंगे, है ना, लेकिन उसको अपन शो नहीं करते हैं, उनको अपन शो नहीं करते हैं। तो फिर आप जानते हो कि आगे अब अपचायक शक्ति आएगी, यानी रिडक्शन के लिए मेन अब रिडक्शन है आपका। तो देखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे बताता हूं आपको और अच्छे से समझाता हूं, अगर आप पकड़े पाएंगे तो, कि यहाँ 2NADPH प्लस H प्लस यानी 2NADPH2, तो बन जाएगा 2NADP प्लस 2NADP प्लस। तो जानते हो वहां ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा था, तो फोस्फो मतलब आपने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PGL, तो PGL का ऑक्सीडेशन क्या था? 1,3-BiPGA बनाया था। अब यहां 1,3-BiPGA पे आप अगर 1,3-BiPGA का रिडक्शन करते हो, रिडक्शन, तो वापस क्या बनेगा? PGL, क्योंकि वो PGL के ऑक्सीडेशन से तो बना था ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आप समझ रहे हैं कि यहां आप समझ रहे बेटा कि वही जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि 3PGL बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये PGL। तो PGL का तो नाम ही क्या होता है? आप समझ सकते हो कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसको ऐसे दे देंगे कि देखो यहां ये 2 × 3PGL यहां पर बन गया, है ना। तो इसको अपन क्या कह देते हैं? यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसको अपन यहां क्या कह देते हैं बताओ? ट्रायोज फॉस्फेट है ये। क्या बेटा? ट्रायोज फॉस्फेट। ये लो ट्रायोज फॉस्फेट है यार, है ना, ये लो। तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो रिडक्शन में, रिडक्शन प्रोसेस में, अपचयन प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH2 खर्च हो गए, 2 ATP और 2 NADPH2। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 3PGL यानी 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, सॉरी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PGL ट्रायोज फॉस्फेट। अब सुनना, हर साइकिल में एक कार्बन, हर साइकिल में एक कार्बन तो किसके निर्माण में चला जाएगा? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज के निर्माण में चला जाएगा हर साइकिल में एक कार्बन, और बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? सुक्रोज और स्टार्च, सही। और अब यहां पर कितने? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक कार्बन तो ग्लूकोज निर्माण में चला जाएगा हर साइकिल में, और 5 कार्बन का RUMP बन जाएगा, RUMP राइबुलोज, है ना, वही है 1,5 मोनोफॉस्फेट RUMP, सही। अब तुम जानते हो कि इसको निरंतर चलाने के लिए आप जानते हो RUBP का वापस बढ़ना जरूरी है, तो रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन के अंदर वही बात बेटा, ये आपका जो रीजनरेशन स्टेप होगा इसमें ATP खर्च होगी, है ना, तभी आप जानते हो कि ATP खर्च होते ही ये ADP में, यस, और मोनोफॉस्फेट में, तो आप जानते हो खर्च होती है RUBP में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई? थर्ड स्टेप हो गई आपकी, यानी क्या हो गई? रीजनरेशन। रीजनरेशन हो गया ना 3 स्टेप। तो ये आपका हो गया क्या? C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। अब सुनो, देखो बेटा, एक CO2 के फिक्सेशन में, एक CO2 के फिक्सेशन में बताओ कितने खर्च हुए? एक CO2 के फिक्सेशन में 3 ATP, 2 ATP तो ये, 1 ATP वो, है ना भाई, रिडक्शन में 2 ATP, रीजनरेशन में 1 ATP, तो 3 ATP वह 2 NADPH2 खर्च होते हैं, है ना। अब आप जानते हो कि ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने CO2 फिक्स होते हैं? ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 CO2 का फिक्सेशन होता है, 6 CO2 का फिक्सेशन होता है। तो केल्विन साइकिल 6 बार चलता है,
टर्न्स 6 टाइम्स, 6 बार चलता है। ये कितनी बार चलेगा? CO2 होता जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये रीजनरेट होता जाएगा, CO2 होता जाएगा, तो कितनी बार चलेगा? 6 बार। कितनी बार चलेगा? 6 बार। तो आप जानते हो 6 × 3 18 ATP और 6 × 2 12 NADPH2, इतने खर्च होंगे। सही बात को समझ रहे हैं? आपको समझ में आई? और इसके लिए साइक्लिक 6 बार चलेगा क्योंकि द्वारा 12 ATP बन जाएगी, और नॉन साइक्लिक 6 बार चलेगा क्योंकि उसमें 1 ATP 2 NADPH2 बनते हैं, तो 6 ATP और 12 NADPH2 बन जाएंगे। तो 12 ATP साइक्लिक में ओनली 12 ATP 6 बार चलने से, और उसमें 6 तो 18 ATP और 12 NADPH2। खैर वो सारी कैलकुलेशन बता देंगे। अब देखिएगा बेटा, मैं इसको आपको बताऊंगा, यानी ये 6 टाइम कैसे चलेगा। मैं आपको 6 बार की रिएक्शन लिख के बताऊंगा पूरी। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि यहां में देखना 6 RUBP लूंगा, 6 CO2 लूंगा, तो यहां 12 3PGA बन जाएंगे, 3 कार्बन के 12 मोलिक्यूल बन जाएंगे। जब रिडक्शन होगा तो 12 मोलिक्यूल PGL के बनेंगे, 2 PGL से ग्लूकोज बना दूंगा, और बाकी आपके जो 10 PGL है उनसे 6 RUMP, और फिर ये वापस रीजनरेट करूंगा। तो मैं ओवरऑल आपको देखो बेटा कि 6 के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 6 के रेस्पेक्ट में इसको बताऊंगा, है ना। आज तक शॉर्ट ही। और ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो नेक्स्ट लेक्चर आपका इसका आएगा वो एडिशनल लेक्चर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर आप अपने डे में सैटरडे को देखोगे, और आप संडे को, जैसे अपन बात है 93 का B, ये अपन बात रही कि 93 का ही B फॉर्म, है ना, आप देखेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि फिर आपकी ग्रोथ फिजियोलॉजी बहुत लंबी है तो वो उसमें करवाएंगे बेटा, है ना। तो थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा परफेक्टली पढ़ो यार, एक एक लाइन आपके सामने क्लियर करूंगा। और अब मैं इस साइकिल को 6 से बताऊंगा आपको, तो पहले ही वो साइकिल बना के और फिर मैं आपको इसको 6 से आपके सामने साबित करूंगा। यस, और फिर वो ग्लूकोज बनने की रिएक्शन भी लिखाऊंगा मैं आपको। इसको जब 6 से मैं आपके सामने लिखूंगा तो ग्लूकोज बनने की रिएक्शन भी लिखूंगा, पूरी रिएक्शंस। जैसे अपन ग्लाइकोलाइसिस से 3PGA पे आए थे, अपन 3PGA से वापस ग्लूकोज पे जाएंगे, है ना। तो इसे मस्त आपको वर्ड टू वर्ड वो वापस रिएक्शन भी लिखाऊंगा, है ना बेटा। तो देखिएगा इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।